2400 सीसी का इंजन, लगभग 180 हॉर्स पावर, मीटर में बहुत ही ज्यादा खराब माइलेज और स्टीयरिंग पे सुजुकी का लोगो। है ना बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन। अब अजीब तो लगेगा ही, क्योंकि जिस ब्रांड की कार्स अपने छोटे इंजन से कम हॉर्स पावर और बहुत ही ज्यादा माइलेज निकालने के लिए जानी जाती हैं, उस ब्रांड का लोगो इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस कार पर लगा हो तो क्यों अजीब नहीं लगेगा। पर ये सच है, क्योंकि ये है सुजुकी की किजाशी और ये गाड़ी पिछले कुछ दिनों से मेरे पास ही है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें बैठकर मुझे बिल्कुल भी सुजुकी वाली कार्स की फीलिंग नहीं आती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, लग्जूरियस है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है। और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, चाहे फिर वो इसके डोर्स हो या फिर इसका बोनेट वगैरह हो, सभी के सभी हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ है। काफ़ी मजबूत लगता है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हेफ्ट के साथ मिलता है आपको इस गाड़ी के अंदर। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये गाड़ी में बैठकर आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप किसी सुजुकी कार के अंदर बैठे हुए हो। एंड ये टिपिकल सुजुकी जैसी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इस कार को यूरो एनकैप से लेकर बाकी सभी एनकैप्स के अंदर 5 स्टार रेटिंग्स मिली थी। अब ये कार थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लेकिन फिर भी 2014 में सुजुकी ने इसको इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया था और फिर 2015 में ये पूरी की पूरी दुनिया से ही गायब हो गई थी। और इसके बाद सुजुकी ने कभी भी एक प्रॉपर डी सेगमेंट सेडान नहीं बनाई, या फिर मैं ये बोलूँ कि प्रॉपर एक बड़ी कार कभी बनाई ही नहीं उन्होंने इसके बाद। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस वीडियो के अंदर यही जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इस कार को एक्सपीरियंस करते हुए ये भी समझते हैं कि कैसे ये सुजुकी द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे अच्छी कार थी। पर उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमें, तो हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो यार ये जो किजाशी है ना, ये एक व्यक्ति के दिमाग की उपज थी जिनका नाम था हिरोताको ओनो। हम सब इंडियंस यही मानते आए हैं कि जो सुजुकी ब्रांड है ना, वो इंडिया के अंदर बस छोटी और फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनाने पर ही फोकस करता है। पर शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि सुजुकी को लेकर ये धारणा पूरी दुनिया के अंदर ही है। और इसीलिए सुजुकी जापान, इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर अपनी डिमांड बाकी बड़ी मार्केट के अंदर ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, खासकर ऐसी मार्केट्स के अंदर जहां पर छोटी कार्स को रखना या तो इम्प्रैक्टिकल है या फिर इन देशों के लोगों को पावर से ज्यादा मतलब है और माइलेज से उतना नहीं। और यहाँ मैं इस बात को बोलते हुए अमेरिका को, यूरोप को और मिडिल ईस्टर्न देशों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अब भले ही अमीर देशों के अंदर सुजुकी उतना ज्यादा नाम नहीं कमा पा रही थी, लेकिन बॉस, ऐसे देशों के अंदर हर एक ब्रांड पैसा कमाना चाहता है। और यहीं पर रोल आता है मिस्टर हिरोकाता ओनो का, जो कि सुजुकी कंपनी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी की बेटी के हस्बैंड थे, यानी कि ओसामू सुजुकी के दामाद, जिन्हें इंडिया के अंदर पद्म भूषण भी मिल चुका है। हिरोताका 2001 में सुजुकी ज्वाइन करते हैं और देखते ही देखते ये पूरी की पूरी सुजुकी का नक्शा बदल देते हैं। और वो ऐसे कि वो कंपनी ज्वाइन करने के सिर्फ 1 साल के अंदर ही सुजुकी के चीफ इंजीनियर इजी मोचुजुकी को बोलकर सुजुकी कार्स के पूरे करंट लाइनअप को स्क्रैप करवा देते हैं और कंपनी सभी मॉडल्स पर फिर से काम स्टार्ट करती है। एंड सुजुकी के लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के चलते सुजुकी की कई सारी कार्स निकाली गई जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अच्छी पकड़ बनाई, जैसे कि ग्रैंड विटारा, SX4 या फिर सुजुकी की ऑल टाइम स्टार यानी कि स्विफ्ट। अब ये सभी गाड़ियां एक तरफ डेवलपिंग मार्केट्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छा कर रही थी, लेकिन इन कार से सुजुकी की एक छोटी कार बनाने वाली कंपनी की इमेज चेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम तक जो SUVs थी उनको लोग उतना ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देखते थे, यानी कि उतनी ज्यादा सेल्स नहीं होती थी। इसीलिए ग्रैंड विटारा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था और बाकी की जो गाड़ियां थी या तो वो C सेगमेंट में आती थी या उससे छोटी थी। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिरोताको ने अपने बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहे सपने को पूरा करने का सोचा, जो कि था किजाशी। सुजुकी बहुत ही लंबे समय से किजाशी नाम की एक कॉन्सेप्ट कार को अलग अलग मोटर शोज के अंदर शोकेस कर रही थी। जैसे कि 2007 में किजाशी का कॉन्सेप्ट 1 शोकेस किया गया, फिर दोबारा से 2007 के अंदर ही इसका कॉन्सेप्ट 2 दिखाया गया, एंड फिर 2008 में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो के अंदर किजाशी का कॉन्सेप्ट 3 दिखाया गया। अब आपने यहाँ पर एक पैटर्न देखा होगा कि जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट कार आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ये एक प्रोडक्शन कार जैसी शेप लेती जा रही थी। अब ऐसा हो इसलिए रहा था क्योंकि सुजुकी जल्द ही इसका प्रोडक्शन वर्जन निकालने वाली थी, और 2009 के अंदर ऐसा हुआ भी। और गाड़ी ने मार्केट में आते ही ये साबित कर दिया कि सुजुकी भी होंडा और टोयोटा से लेकर जर्मन्स तक को टक्कर देने लायक बड़ी और पावरफुल कार बना सकती है। इस गाड़ी को बहुत ही अच्छी रेटिंग्स मिली और लॉन्च होने के पहले साल के अंदर ही अमेरिका के अंदर ऑटो पैसिफिक द्वारा 2 अवार्ड्स भी मिल गए इसको फॉर एनुअल व्हीकल सेटिस्फेक्शन। साथ ही साथ 2010 में इस गाड़ी को 2 मोटरिंग अवार्ड्स मिले न्यूजीलैंड के अंदर, और 2011 में कंज्यूमर डाइजेस्ट के हिसाब से ये एक बेस्ट बाय गाड़ी थी। अब ठीक है कि क्रिटिक्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी ये गाड़ी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये कि लोग तो इसे खरीद ही नहीं रहे थे। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा था, बल्कि यूएस मार्केट के अंदर भी इसकी सालाना सिर्फ 5 से 6,000 यूनिट्स ही बिक रही थी। कनाडा के अंदर 6 से 700 यूनिट्स ही बिक रही थी, और जापान के अंदर तो 2009 से लेकर 2015 तक 3379 कार्स ही बिकी थी, जिसमें भी 1/4 कार्स तो अकेले जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी ने ही खरीदी थी।
अब इसकी सेल काफी ज्यादा कम थी और आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, लेकिन ये कितनी कम थी इसका अंदाजा अकॉर्ड जैसी बाकी डी सेगमेंट कार से कंपेयर करने में समझ में आता है, जिसकी अमेरिका के अंदर सालाना 3 से 3.5 लाख यूनिट्स बिक जाया करती थी। या फिर कैमरी से अगर हम इसे कंपेयर करें तो कैमरी की सेल्स सालाना 4 लाख यूनिट्स की थी। 4 लाख यूनिट्स और कहाँ ये 4-5 हज़ार यूनिट्स। तो सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी इतनी कम बिक क्यों रही थी। चलो इस पर हम ना थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों ऑटो क्रिटिक्स को ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, जिसके चलते इसको इतने सारे अवार्ड्स मिल रहे थे। और ये समझने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि जैसे ही आप इसके एक्सेलेरेटर पे पैर रखते हो यू फील दिस, भाई बहुत तेज़ है ये गाड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों है? दरअसल ये इतनी ज़्यादा तेज़ इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा इंजन मिलता है जो आज की डेट के हिसाब से तो ओवर साइज ही माना जाएगा, क्योंकि आज की डेट में तो एक 1.5 लीटर के इंजन को भी परफॉर्मेंस इंजन बोल दिया जाता है। लेकिन जिस एरा में ये गाड़ी बनी थी ना, तब देयर वाज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, और इसीलिए सुजुकी ने इस गाड़ी के अंदर दिया था एक 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर MPFI इंजन, जो कि जनरेट करता था 176 हॉर्स पावर और निकालता था 230 Nm का टॉर्क। और इतनी पावर के साथ ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 7.6 सेकंड में पकड़ लिया करती थी। अब हो सकता है जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ वो इतनी ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि ये है CVT वेरिएंट और ये टॉप मॉडल के अंदर मिलता था ये वाला गियर बॉक्स। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस गाड़ी के अंदर हल्का सा रबर बैंड इफेक्ट फील हो रहा है जब मैं इस गाड़ी के एक्सेलेरेटर को बहुत ही ज़्यादा हार्ड पुश कर रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड, थोड़े बहुत में तो पता भी नहीं चल रहा है कि एक CVT कार है, लेकिन बहुत हार्ड पुश करने में मुझे फील हो रहा है। अब इस कार में रबर बैंड इफेक्ट तो है, लेकिन उतना नहीं जितना एक C सेगमेंट कार के अंदर देखने को मिलता है हमें। एंड एक्चुअली इस गियर बॉक्स के साथ भी ये दूसरी कार्स को रॉकेट की तरह ओवरटेक करती है, और उसका रीजन है आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा इंजन जो इसके अंदर मिलता है। किजाशी उस टाइम पर 18 लाख की मिलती थी, लेकिन फिर भी इसकी जो परफॉर्मेंस थी ना, वो उस टाइम पर मिलने वाली काफी महंगी गाड़ियों के बराबर थी या उनसे ज्यादा थी। जैसे कि जितनी भी D2 सेगमेंट की कार थी ना, वो सभी की सभी किजाशी से ज्यादा महंगी थी। लेकिन अगर पावर की बात करें, फॉर एग्जांपल हम टोयोटा कैमरी की बात कर लेते हैं जो कि 28 लाख की पड़ती थी, यानी कि इस गाड़ी से 10 से 12 लाख रुपए ज्यादा, लेकिन वो भी इतनी ही हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। या फिर होंडा अकॉर्ड जो कि 21 लाख से चालू होती थी, और वो गाड़ी भी अपने लोअर वेरिएंट्स के अंदर सिर्फ 177 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस करती थी, यानी कि ये बिल्कुल सिमिलर है जो किजाशी प्रोड्यूस करती है उससे। और अगर हम इसे आज मिलने वाली गाड़ियों से भी कंपेयर करें ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमरी से, तो वो गाड़ी अब पहले से भी कम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन 53 लाख की पड़ती है। अब चलो कैमरी तो फिर भी एक बहुत ही लग्जूरियस D2 सेगमेंट की कार है, तो ये जो प्राइस टैग है ये फिर भी जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन आज जो C सेगमेंट में मिलने वाली गाड़ियां हैं, इनके टॉप मॉडल 20-20 लाख तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी ये गाड़ियां 160 हॉर्स पावर के मार्क को पार नहीं कर पा रही हैं। अब इन्हीं सब कंपैरिजन से ये समझ में आता है कि जो किजाशी थी वो इंडिया में मिलने वाली सबसे पावरफुल सेडान्स में से एक थी, थैंक्स टू इट्स बिग इंजन। लेकिन इस इतने बड़े इंजन के ना कुछ बहुत तगड़े ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े इंजन वाली गाड़ियाँ आजकल नहीं मिलती हैं। और वो जो ड्रॉबैक्स है ना, वो दिखाई देते हैं इसके ड्राइवर्स डिस्प्ले के अंदर। आप यहाँ पर देखिए, इस गाड़ी को 100 किलोमीटर चलने के लिए 16 लीटर पेट्रोल की जरूरत है, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ये होता है 6.5 किलोमीटर इन अ लीटर। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको रफ यूज कर रहा हूँ फॉर माई शूट पर्पसेस, इसीलिए ये गाड़ी इतनी कम माइलेज दे रही है। इसके जो ओनर है उनका भी यही कहना है कि ये गाड़ी काफी कम माइलेज देती है। उनका मानना ये है कि ये 7 से 7.5 किलोमीटर की ही माइलेज निकाल के देती है। अब ये बात तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है कि सुजुकी सिर्फ 18 लाख रुपए में इस गाड़ी का टॉप मॉडल दे देती थी, जो कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कमाल की बात पता है क्या है? वो ये है कि ये गाड़ी पूरी की पूरी CBU इंपोर्ट थी। जी हाँ, ये कार मकीनो हारा शिजुका जापान में बनती थी, और वहाँ से सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करी जाती थी। और जापान जैसे हाई पे स्केल वाले देश में मैन्युफैक्चर होने के बाद और इंडिया में 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद भी सुजुकी इसको 18 लाख में बेच पा रहे थे, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बस परफॉर्मेंस ही नहीं थी जो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही थी, इसके अंदर फीचर्स भी कूट कूट के भरे थे सुजुकी वालों ने। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपको मिलती थी कीलेस एंट्री, स्टार्ट स्टॉप बटन, दोनों तरफ वैनिटी मिरर्स विद लाइट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता था इसमें, एक काफ़ी अच्छे लेआउट वाला सेंटर कंसोल मिलता था विद गुड स्टोरेज स्पेसेस। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लेदर सीट्स, जिनकी लेदर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसके ऊपर से ये दोनों ही सीट्स पावर एडजस्टेड हैं। और अगर स्पेसिफिकली ड्राइवर सीट की बात करूं तो इसके अंदर 10 वे एडजस्टमेंट मिलता है विद मेमोरी फंक्शंस, जिसके लिए आज की डेट में आपको 30 से 35 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी का पूरा इंटीरियर स्पेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस फील देता है, और आपको ना इसके अंदर कोई खासी कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि फिर चाहे इसकी तीनों की तीनों सीट्स पर एडजस्टिंग हेडरेस्ट हो या फिर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, आपको इसके अंदर सारी की सारी चीजें मिल ही जाती हैं। लग्जरी फीचर्स के अलावा भी आपको इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स, चारों के चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक्स और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स वगैरह मिल जाती थी। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो उस टाइम के हिसाब से जितने भी एक्टिव सेफ्टी फीचर होते थे वो तो मिलते ही थे इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर 8 एयरबैग्स मिलते थे, और इसकी जो बॉडी थी ना, वो हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी हुई थी।
और इसी वजह से इसको हर एक एनकैप के अंदर टॉप सेफ्टी रेटिंग्स मिलती थी, जो कि आज की डेट में मिलने वाली सुजुकी गाड़ियों के साथ देखने में नहीं मिलता है। अब ऑल इन ऑल आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कार कमाल की थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतनी अच्छी थी तो ये फेल क्यों हुई। देखो, इसकी इंटरनेशनली सेल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, ये तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था ना, वो था सुजुकी की ब्रांड इमेज। और ये वही चीज़ थी जो सुजुकी इस गाड़ी के साथ बदलने की कोशिश कर रही थी। अब जैसे हम इंडिया के लोग ये मानते हैं ना कि सुजुकी सिर्फ छोटी कार्स बना सकती है, वैसे ही पूरी दुनिया के लोगों का भी ऐसा ही कुछ मानना है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसीलिए ये कार होंडा, टोयोटा और ऐसी ही बाकी डी सेगमेंट कार बनाने वाली कंपनीज की कस्टमर्स को नहीं छीन पाई। और इसके अलावा एक चीज़ और हुई थी, एक्चुअली जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, तब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और इसी की वजह से इसको फेलियर का सामना करना पड़ा। और इसीलिए जिस जापानीज वर्ड किजाशी का मतलब होता है साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम, उसी नाम पर बेस्ड गाड़ी सुजुकी के लिए काफी ज्यादा अनलकी साबित हुई। अब जैसे कुछ मूवीज पर्दे पर तो फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन ओटीटी पर खूब चलती हैं, वैसे ही कुछ गाड़ियों की इज्जत तब नहीं होती जब होनी चाहिए। पर अनलाइक मूवीज जो ओटीटी पर देखी जा सकती हैं, ऐसी कार्स दोबारा नहीं बनाई जा सकती। अब इसी एंड नोट पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में किजाशी के बारे में अपने विचार जरूर छोड़िए। और ये भी बताइए कि आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी गाड़ी है सुजुकी की जो सबसे अच्छी है। और जाने से पहले एक चीज़ और, आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव रील्स डाल रहा हूँ। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।